स्टार एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 का पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। योगी सरकार ने डिजिटल को बढ़ावा देते हुए करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए का पेपरलेस बजट पेश किया और इस बजट में महिलाओं और किसानों पर फोकस ज्यादा रहा। वहीं लोगों को रोजगार देने के लिए भी लक्ष्य तय किया गया। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल का अंतिम बजट 5,50,270 करोड़ के करीब था। तो यूपी सरकार की बजट की अहम बातें क्या रही? बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आई है। 3 जून को इन्वेस्टर समिट में 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित हुए। जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड में अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। राज्य में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हर जिले में अभ्युदय योजना का विस्तार होगा। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू होगी। 10,300 महिला बीट में महिला सिपाही तैनात की जाएंगी। धार्मिक स्थलों की बात की जाए, यहां पर सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 विदिन ब्रैकेट डायल 100 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपए की सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपए तथा नवसृजित जनपदों। और हमारे साथ संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज बजट पेश किया गया है। एक तरफ सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये बजट नहीं बंटवारा है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अंजलि जी, लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कहीं न कहीं महंगाई और बेरोजगारी को रख रहा है। और गाँव में जिस तरह से कहा गया था कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट, भारी भरकम बजट, बाहुबली बजट कहा जा सकता है इसे, और इसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर सब्जेक्ट पर देखा है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया है। योगी चाहे वह बात कर ली जाए जिस तरह से साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान कर दिया गया, स्वास्थ्य के बेहतर सेक्टर के लिए बजट में बड़े पैमाने में दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं अगर बात कर ली जाए स्वास्थ्य के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल में की बिजली 50% छूट देने का बड़ा ऐलान किया गया है। चीनी मिलों को इसमें कई फायदे हो सकते हैं, बाधा किसी इसमें फायदे हो सकते हैं, और भी इशारे हैं। सामाजिक सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट वेंडर के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। उनके अलावा रोजगार के लिए योगी सरकार 2.0 पहले से बजट बड़े ऐलान कर चुकी है। 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही गई है। वहीं युवाओं के लिए योगी सरकार 2 पहले से बजट
बड़े ऐलान करते हुए नजर आई। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि महिला उत्थान जो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, उसके लिए योगी सरकार ने बड़े बजट में बड़े ऐलान किए हैं, जो कि महिला जो फीड आरक्षी नामित किए गए थे, महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना 1535 स्थानों पर महिला तैनात करने की बात कही गई। वहीं किसानों के कल्याण के लिए योगी सरकार ने बजट बड़े पैमाने में दिया गया है। किसानों की दुर्घटना में मौत होती बिल्कुल, अब आज बजट तो पेश किया गया है, देखना होगा कि ये कितना कल्याण करने वाला है बजट। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इस बजट की सराहना की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट नहीं है, सरकार ने बंटवारा किया है। उन्होंने कहा कि नौकरी और रोजगार सिर्फ आंकड़ों में है और जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है। आज समाज के गरीब वर्ग के लिए कोई काम नहीं है, पढ़ाई के लिए किताब और ड्रेस, मध्याह्न भोजन भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के दिए गए बजट को जोड़कर बजट के आंकड़े तैयार किए गए। सुनिए। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, छठवां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजनाएं चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। जो गरीब हैं, जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा, और अगर हम आंकड़े देखें, सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज। क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा न किया हो। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में? सबसे बड़ा बजट है अब तक का। हर साल इस तरह बजट बढ़कर के आएगा। जो अगली बार बजट आएगा वो इससे बड़ा बजट आएगा। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। 2022 और योगी सरकार की बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बजट को प्रथम दृष्टया घिसा-पिटा और अविश्वसनीय करार दिया है। मायावती ने कहा कि यह बजट गरीबी, बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए किसी अंधे कुएं जैसा है। उन्होंने बीजेपी सरकार से यह सवाल किया कि डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी काम प्राथमिकता पर किए जाने चाहिए वो कहां गए? जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा? मायावती ने ट्वीट में अपनी बात कही। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसा पिटा है। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज जिरह चली लंबी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
तो वाराणसी की जिला अदालत में आज वादी और प्रतिवादी पक्ष में जमकर बहस हुई। बहस थी श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा अर्चना और अन्य ग्रहों को संरक्षित रखने के लिए दायर याचिका सुनने योग्य है या नहीं है। इस पर आज जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बातों को सुना। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपने तरफ से तमाम दलीलें कोर्ट रूम में जज के सामने रखी। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा कि शिवलिंग मिलने की बात जो की जा रही है वो अफवाह है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई अब 30 मई को कर दी है। वाराणसी से हमारे संवाददाता राम सुंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सुंदर, आज लंबी जिरह चली, करीब 2 घंटे का ये वक्त लगा और 30 मई को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन आज की बड़ी अपडेट्स क्या रही हैं? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रही कि 2 घंटे के बहस में मुस्लिम पक्ष सिर्फ 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को छोड़ करके और कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर पावा। वहीं दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात यह रही कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरशंकर जैन ने एक आरोप लगाया है जिला प्रशासन और पूरे उस कि यह एक मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो मूर्ति उसमें से आदि विश्वेश्वर की कही जा रही है उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उन्होंने बाकायदा लिखित प्रार्थना पत्र भी जिला जज वाराणसी को दिया, लेकिन उस पर अभी कोई जिला जज वाराणसी ने न्यायालय में आदेश नहीं दिया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर वादी पक्ष और आगे कोई कदम उठाता है या फिर प्रार्थना पत्र देने के बाद कोई और आदेश की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि 30 तारीख को 2 घंटे की बहस सिर्फ मुस्लिम पक्ष ने किया है। अभी वादी पक्ष की तरफ से कोई बहस नहीं किया गया, जवाब नहीं दाखिल किया, क्योंकि ये रूल 7 और 11 का जो बात कही गई है वह सिर्फ और सिर्फ अभी मुस्लिम पक्ष से कही गई है। बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये मामला सुनवाई की योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला सुनने योग्य नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में भी आज भी उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ही सहारा लिया, लेकिन वही हिंदू पक्ष का दावा है जो कैमरे पे जो आप द रिकॉर्ड उन्होंने बताया है। विष्णु जैन का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर्ड के पैरा 4(3) में स्पष्ट तौर से है कि जब तक रिलीजियस उस पूरे प्लेस का रिलीजियस स्ट्रक्चर डिक्लेयर नहीं होगा तब तक यह नहीं माना जाएगा कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, क्योंकि अभी वो मंदिर है या मस्जिद यही डिसाइड नहीं हुआ है, तो कैसे वो प्रभावी होगा। ये महत्वपूर्ण बात वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन हरशंकर जैन लगातार इस बात को कह रहे हैं। यही उनका मेन सहारा है। आगे भी चल के जब 30 तारीख को वादी पक्ष की तरफ से बहस की जाएगी तो उनका मूल जो बहस होगा वो लगभग यही आधार होगा। जहां वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का सहारा है उसको काटने के लिए उन्होंने भी अपना पूरी तैयारी कर लिया, क्योंकि बिल्कुल, अब देखिए, बहस के लिए तारीखें बदली जा रही हैं और आगे नतीजा क्या निकलता है ये फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुंदर। और इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की शाही मस्जिद बेहद चर्चा में है और इस शाही मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउड स्पीकर बंद कराने की भी मांग जोर पकड़ रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग को लेकर लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के बाद पर गुरुवार को आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में वाद दर्ज कर लिया है और इसके बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने याचिका से संबंधित एक प्रति भी मांगी जो उन्हें उपलब्ध कराई गई और अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
और ये कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बिकरू कांड की साजिश में तत्कालीन एसओ और दरोगा बर्खास्त हुए हैं। एसओ विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा बर्खास्त हो चुके हैं। विकास दुबे से मिलीभगत कर पुलिसकर्मियों की हत्या कराई गई थी, आरोप इन दोनों पर ही लग रहे हैं। तो एसओ विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा बर्खास्त किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई हुई है दोनों के खिलाफ। विभागीय जांच पूरे होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। आईजी रेंज प्रशांत कुमार ने बर्खास्तगी की पुष्टि की। 2 जुलाई 2020 की रात गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और अभी तक इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है। आईजी रेंज प्रशांत कुमार ने बर्खास्तगी की पुष्टि की है। के शर्मा गोलियां चलती देख मौके से भाग निकले थे। पुलिस जांच में हमले की साजिश रचने में शामिल था विनय और के शर्मा, और घटना के बाद दोनों को जांच में दोषी पाए जाने पर जेल भेजा गया था। और वहीं गोरखपुर में 4 जून को होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है और 4 जून को राष्ट्रपति गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ गोरखपुर के गीता प्रेस पहुंचे और यहां निरीक्षण कर कार्यक्रम स्थल के बारे में बारीकियों से उन्होंने जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए कहा और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि आदरणीय राष्ट्रपति 4 जून को गोरखपुर गीता प्रेस के इन्विटेशन पर आ रहे हैं। यहां पर भव्य और सुंदर कार्यक्रम होना चाहिए। आदरणीय राष्ट्रपति जी 4 जून को गीता प्रेस में आप लोगों के गीता प्रेस की तरफ से इनविटेशन पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की तैयारी में मुझे प्रमुख सचिव पर्यटन को और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब को भेजा है। हम लोग अभी मगहर से आए हैं और यहाँ अब गीता प्रेस आकर फिर गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे। गीता प्रेस तो बहुत खूबसूरत जगह है, हमारी अपनी भी बहुत सारी यहाँ से यादें जुड़ी हैं। ये एक ऐसा स्तंभ है जिसका कि कोई सानी नहीं है पूरे विश्व में, और आज पुनः इस जगह को देखकर मुझे अच्छा लगा है। यहाँ की तैयारियों का हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। आप लोग स्वयं सक्षम हैं, मजबूत और अच्छा कार्यक्रम करेंगे। एक चुनिंदा ऑडियंस भी यहाँ रहेगी, एक भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा और राष्ट्रपति जी की अगवानी के लिए हम लोग तैयारी के लिए यहाँ पर सभी चीज़ देखने आए हैं। सर एक दिन रहेंगे राष्ट्रपति जी पूरे रात और दिन, तो उसके लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाए? सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसके मानक तय होते हैं। हम पूरी मानक के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और उसकी तैयारी अभी से ही शुरू की जा चुकी है और उसी का आकलन और जो तैयारियां देखने के लिए सभी अधिकारी यहाँ आए हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सकुशल संपन्न कराएंगे। ये भी सुनिश्चित कराएंगे कि आम जनता को या ट्रैफिक को और एम्बुलेंस इत्यादि के मूवमेंट में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, आम जन को कोई कठिनाई न हो, साथ ही साथ वीवीआईपी कार्यक्रम सुरक्षित तरीके से संपन्न। और प्रदेश में 1 जुलाई से 4G स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अनुमति दे दी है इसके लिए। 4G स्मार्ट मीटर को लेकर यूपीपीसीएल ने तैयारी शुरू कर दी है। 2G और 3G स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ 4G स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। तो पहले लगे स्मार्ट मीटर में कई खामियां मिली थी, जिसको लेकर उपभोक्ता परिषद कर रहा था विरोध। 1 साल से स्मार्ट मीटर योजना खटाई में पड़ी हुई थी। और योगी सरकार के बजट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने यूपी के विकास और उम्मीदों का बजट बताया है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की विवादित टिप्पणी पर पलटवार भी किया। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल जी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। योगी 2.0 का यह बजट है, बहुत सबसे बड़ा बजट है अभी तक इतिहास का, और बहुत सारी सौगातें जो है इस बजट में दी गई है। किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? आज उत्तर प्रदेश का बजट योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तुत किया है। अपने आप में वो विकास के लिए एक समावेशी बजट है, स्वागत योग्य बजट है, और जनता ने जो 2/3 बहुमत से जिन आकांक्षाओं से और अपेक्षाओं से उनको फिर से
प्रचंड बहुमत देकर के सरकार में लाने का काम किया। उनकी आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, उनकी भावनाओं को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार किसी बजट में 300 करोड़ रुपए का प्राविधान स्ट्रीट वेंडर्स के चिल्ड्रंस के लिए हुआ है। तो शायद अभी तक की सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि जो रेडी पटरी पे काम करते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या भविष्य होगा, और ये नहीं कभी कल्पना करते थे कि जो पुराने साधु संत पुजारी हो गए, ओल्ड एज में उनका कैसे गुजारा बसारा होगा, उसके लिए उन्होंने 1 करोड़ का प्रावधान किया। आपको याद होगा 2017 के पहले श्री अमित शाह जी ने जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था ये हमारा संकल्प पत्र होगा और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कैबिनेट में 1 लाख तक का कर्जा उत्तर प्रदेश के किसानों का माफ़ करेंगे। उन्होंने 86 लाख किसानों का 26,000 करोड़ कर्जा बिना टैक्स लगाए हमारी सरकार ने माफ़ किया। उसका नतीजा है कि 2/3 बहुमत मिला। आज हमने प्रॉमिस किया था हम 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं, हम वीमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, हम नौजवानों को सशक्तिकरण कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नॉलेज लाइब्रेरी उनके हाथों में होगी। तो इस तरह से स्वाभाविक है कि ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए विकासोन्मुखी बजट होगा, उत्तर प्रदेश की हमारे घोषणाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बजट तो आंकड़ों का बजट है। हालांकि इस बजट में इस बार सरकार ने रोजगार पर भी फोकस किया है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि रोजगार तो सिर्फ आंकड़ों में बढ़ रहे हैं। देखिए, रोजगार बढ़ रहे हैं। इस कोविड के पिछले 2 वर्षों के दौरान भी अभी सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 लाख करोड़ का निवेश यूपी में आया है और फिर 10 जून को एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि आज मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी बन रहा है। तो स्वाभाविक है, विपक्ष में है, उनका काम है आलोचना करना, और अगर उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है तो कहाँ उनको दिखाई पड़े। आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आलोचना के साथ साथ वो भाषा की मर्यादा भी जो है उसको उल्लंघ रहे हैं। कल आपने उनकी टिप्पणी देखी होगी जो उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर की, उनके पिताजी को लेकर सीधी उन्होंने टिप्पणी की। अब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष में आज उनको नेता बनने का मौका मिला है, इसके पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। अब उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जब वो बोल रहे थे, संपूर्ण सत्ता पक्ष ने उनको सुना, उन्होंने इतने तीखे हमले किए, फिर भी किसी ने उनको अमर्यादित भाषा या हस्तक्षेप नहीं किया। तो वो कम से कम नेता विपक्ष हैं, उनको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए था, और धैर्यपूर्वक कम से कम इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी उनके पिता पर आप आलोचना सरकार की करते हैं, नीतियों की करते हैं, कि किसी उप मुख्यमंत्री के पिता की बात करेंगे आप। तो मुझे लगता है उन्होंने उस पद को भी शर्मसार किया नेता प्रतिपक्ष की। सर, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें खाली हो गई है राज्यसभा के लिए। सबको इंतज़ार है बीजेपी के चेहरों का, उनका जो राज्यसभा में जाएगी। सीटें खाली हुई हैं। आज राज्यसभा में हमारी नीतियां हैं, जनता का जनादेश है कि हम 100 से ऊपर राज्यसभा में हमारी सीटें होंगी, और यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि 11 सीटें हैं तो कम से कम हम 9 सीट यहाँ पाएंगे। अच्छा सर, किस तरीके के उम्मीदवार जाएंगे इस बार बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में? हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो ये थे मेरे साथ जगदम्बिका पाल जी, जो अखिलेश यादव ने जो योगी सरकार पर हमला किया है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो टिप्पणी की है उसको लेकर वो कहते हुए कि उन्होंने आज सभी को शर्मिंदा किया है, और साथ में जो बजट आज योगी सरकार की तरफ से पेश किया गया है उस बजट को ये उत्तर प्रदेश के विकास का बजट बता रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।